किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन के इस खास एपिसोड में कृषि जगत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या कुछ खास है, आइए बिना समय को गवाते हुए जल्द से देख लेते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि 2 दिवसीय और 5 दिवसीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के प्रशिक्षण के बारे में कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो से क्या कुछ खास जानकारी दे रही हैं DPPQS फरीदाबाद की उप निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे। दिखा देते हैं आपको। IPM की स्कीम के अंतर्गत हम 2 दिवसीय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते हैं और इस प्रोग्राम में हम लोग 40 किसानों को लेते हैं। ये किसानों में कुछ हमारे प्रोग्रेसिव किसान होते हैं, कुछ हमारे NGOs के लोग होते हैं और कुछ पेस्टिसाइड डीलर्स होते हैं, जिसमें कि हम उनको बताते हैं कि कैसे आपको IPM की तकनीक को अपनाना है और कैसे आपको सेफ और जुडिशियस यूज पेस्टिसाइड का करना है और आपके भी पेस्टिसाइड CIB NRC रजिस्टर्ड ही होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हम उनको बताते हैं कि कैसे आपको सीड ट्रीटमेंट करना है, कैसे आपको विभिन्न तकनीकों को अपनाना है, कैसे आपको अपने जो मित्र कीट है उनको संरक्षित करना है। और इसके साथ साथ एक हमारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी होता है। उस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हम लोग अपने जो कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और इन कृषि अधिकारियों को हम लोग IPM की विभिन्न तकनीकी बताते हैं कि कैसे आप मास प्रोडक्शन करेंगे, कैसे आप अपने जो बायोपेस्टिसाइड का प्रोडक्शन करते हैं, कैसे सीड ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे आपको अपना एग्रो इकोसिस्टम सुरक्षित रखना है। और वो जानकारी फिर उनसे हम चाहते हैं कि वो अपनी उस जानकारी को अपने रीजन या ब्लॉक में जाके अपने किसानों को बताएं। इस तरीके से आप सभी से निवेदन है कि अभी हमारे रवि में भी हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे, जिसमें कि हमारे 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिवसीय हैं और 59 हमारे एवं 56 हमारे 2 डेज प्रोग्राम होंगे, जो कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे CIPMC सेंटर्स में होंगे। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि दिल्ली के एपिडा में हाल ही में मिलेट्स पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कॉन्क्लेव में, आइए दिखाते हैं आपको। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, जिसको बढ़ावा देने के सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हाल ही में दिल्ली में एपिडा द्वारा एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा, एपिडा के अध्यक्ष M अंगमुथु, एपिडा के निदेशक डॉक्टर तरुण बजाज एवं देश विदेश से मिलेट से जुड़े स्टार्टअप उपस्थित थे। इस अवसर पर एपिडा के अध्यक्ष M अंगमुथु ने कहा कि मिलेट्स को देश से विदेश तक पहुंच बढ़ाने के लिए एपिडा प्रयास करेगा। मिलेट्स हमारा भारतीय परंपरा का सबसे बेस्ट विजिबल चीज़ है। हमारा इंडिया में जितना मिलेट वैरायटी है, दूसरा कंट्री में, दूसरा देश में इतना मिलेट वैरायटी नहीं है। सो हर देश में, हर कोना में हमारा मिलेट का संभावना होता है, मिलेट का खेती होता है, प्रोडक्शन होता है। और मिलेट का जो खेती करता है बेसिकली स्मॉल, मार्जिनल एंड मीडियम लेवल फार्मर्स कहता है। एंड इन लोगों का लेकिन सबसे अच्छा बेनिफिट भी इसमें मिलता है, both economically and in terms of nutrition also. So India is the largest producer of millet. हम क्या करना चाहते हैं, हम लगभग 100 कंट्रीज, 100 देश का हम लोग का आइडेंटिफाई करके रखा। जो हमारा मिलेट प्रोडक्ट है हम 100 कंट्रीज में हम प्रमोट करेंगे। सो ये प्रमोशन करने के लिए एक सिस्टमेटिक एफर्ट एपिडा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दे आर टेकिंग। एंड हम अभी एक साथ फार्मर्स का क्या क्या सोर्सिंग करना, कौन सा सोर्सिंग करना,
क्या क्या प्रोडक्ट का क्या क्या देश का हम भेजना, ये देश का भेजने के लिए क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। सो ऑल दोस थिंग्स ना हम पूरा है ना इसका हम तैयारी कर रहे हैं। सो आज ये मिलेट कॉन्क्लेव बेसिकली एक इंटरफेस प्रोग्राम है। सो हम इंडिया में इतना एम्बेसडर्स है, एम्बेसीज है, इन लोग को बुला के हमारा मिलेट का जो रिच वैरायटी है हम पूरा इनका डिस्प्ले करके देख रहे हैं हम लोग। जो मिलेट में बेसिकली हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेसिकली प्रोसेस्ड फूड फॉर्म में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फॉर्म में हम भेजना चाहता हूँ। हम इसके लिए ना लाइक हमारा स्टार्टअप्स वगैरह काम कर रहे हैं, हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह काम कर रहा है। इन लोग का सब लोग लेके हम प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो भी विजन है प्रमोशन ऑफ मिलेट्स पूरा इंटरनेशनल लेवल में प्रमोट करना पड़ेगा। इसका पूरा सपना हम फुलफिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम लोग ग्लोबल लेवल में 16 बिजनेस मीट हम तैयारी करके रखा। सो ये पूरा इंटरनेशनल लेवल में इसका होगा एंड पूरा हम 30 नंबर ऑफ ई कैटलॉग बना कर रखा, कंट्री स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक क्या कहाँ से सोर्सिंग कर सकते हैं इसका भी हम टिक कर रखा। सो हम लोग जो एक्सपोर्टर्स है, जो बायर है, जो सेलर है, हम पूरा आइडेंटिफाई कर रखा। हम ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये पूरा चीज़ ना हर स्टेट में, हर दुनिया में प्रिपरेशन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। भारत सरकार के अनुरोध पर यूएन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में डिक्लेयर करने जा रहा है और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के इस प्रयास को 70 देशों ने सपोर्ट किया और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाने के लिए सबकी सहमति हो गई। मिलेट यानी मोटा अनाज। हम लोग अक्सर खाते रहे हैं बाजरा, ज्वार, रागी, कुट्टू का आटा, ये सब अमरंथ, ये सब हमारे रोजमर्रा के खाने में सम्मिलित रहा है। पर एक बीच में दौर आया जब इसकी तरफ थोड़ा रुझान कम हो गया और गेहूं, चावल और दूसरे उपज की तरफ हमारा रुझान ज्यादा बढ़ गया। मैं नहीं कहता हूं कि उनकी तरफ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मोटा अनाज जो कि स्वास्थ्य से भरपूर है, इसकी तरफ लोगों का रुझान फिर से आए, यही कोशिश में है भारत सरकार यूएन के साथ मिलकर। ये मोटा अनाज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारी सेहत के लिए, चाहे डायबिटीज के हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो या जो भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं उससे जुड़ी हुई जितने भी सारे डिजीज होती है उनका समाधान माना जाता है कि हम मोटा अनाज खाना शुरू करें। इससे किसानों का भी बहुत फायदा होगा। हमारे किसान जो इससे जुड़े हुए हैं उनको अच्छा दाम मिलेगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, तो जो हमारे किसान मोटा अनाज उगाते हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे मांग बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदेंगे। साथ ही इससे जुड़ी हुई बहुत से उत्पाद बन रहे हैं। अब आप कोई ऐसी उत्पाद नहीं है जो कि मोटा अनाज से बना नहीं सकते। रोटी तो है ही, ब्रेड है, अपनी बेकरी है, पास्ता, नूडल्स, आप नाम लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, आप इन मोटा अनाज से बनाई जाती है। यानी रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, सारे प्रोडक्ट्स अब इसमें अवेलेबल हैं और इतनी वैरायटी है कि देख के लगता है कि वाह, मजा आ गया। मोटा अनाज एक्सपोर्ट तो अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। करीब $60 मिलियन के आसपास एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हमारी जो क्षमता है हम उससे कहीं अधिक कर सकते हैं। साथ ही हम इससे जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, इसके बनाए हुए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, उसका भी हम निर्यात करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम इसी साल $100 मिलियन कर लेंगे। आने वाले समय में लगभग 3 से 4 वर्ष के अंदर हम इसको $500 मिलियन तक एक्सपोर्ट करेंगे। दुनिया के कोने कोने में हम अपने मोटा अनाज और उससे बने हुए उत्पाद दुनिया के कोने कोने में लेकर जाएंगे। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने
दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का पालन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला है और इसके लिए पुरजोर तैयारियां चल रही हैं। जी हां, इसी संदर्भ में दूरदर्शन किसान की संवाददाता राधिका चौधरी ने हमारे माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी से कुछ खास बातचीत की। क्या कुछ खास रहा इस बातचीत के दौरान, दिखाते हैं आपको। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। मिलेट्स की बात कर रहे हैं। वो मिलेट्स जिस भोजन को पूरे हिंदुस्तान में अपनाया है, वो मिलेट्स जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण मंत्री हैं, जिनसे जानेंगे कि मिलेट्स कितना जरूरी है, कि आपकी थाली में भी मिलेट्स है, और अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई से उगाते हैं तो क्या मौजूदा सरकार हमारे उन किसान भाइयों की आमदनी में कहीं ना कहीं इजाफा समझ रही है और विदेशों तक हमसे कैसे पहुंचाएगी। सर, बहुत स्वागत, नमस्कार आपका। सबसे पहला सवाल होगा, पर्यावरण मंत्री है आप, पर्यावरण का खान पान से बहुत, दोनों का कहीं ना कहीं एक संगम है, एक मेल है। अगर हमें पर्यावरण को सुधारना है तो हमारे खान पान को भी सुधारना पड़ेगा। मिलेट्स कितना जरूरी है हिंदुस्तान की जनता के लिए और कितना जरूरी है उन किसान भाइयों के लिए? मिलेट सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि खान पान के समय में हम अपना जो खाना अपने जलवायु के अनुरूप रखते हैं वो किस प्रकार का रहता है। मुझे तो अच्छी तरह ध्यान है, तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और सर्दियों में तो बाजरा खाया ही जाता था और गर्मियों में भी इधर पूरा दक्षिणी हरियाणा और इस क्षेत्र में ज्वार का को राबड़ी बना करती थी, एक तरीके से दही और उसको मिला करके लोग लिया करते थे और दिन में गर्मी के लिए अच्छी रहती थी। तो हमारा जो खान पान है वो हमारे लोकल जलवायु के अनुकूल होना चाहिए और मिलेट में बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और अब इसको तो विज्ञान ने भी मान लिया है कि इसमें पोषक तत्वों की भरमार रहती है। तो हमारे भोजन में विविधता रहे, समृद्धता रहे
और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहे, इसके लिए तो मिलेट आवश्यक है। आपकी थाली में सुबह के नाश्ते में मिलेट्स हैं, क्योंकि किसान भाई कहते हैं कि अगर हमारे जो मौजूदा सरकार के मंत्री अगर मिलेट्स खाना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा से ज्यादा उगाना भी शुरू कर देंगे। एक समय था जब मिलेट की डिमांड नहीं थी। मैं तो बाजरा और जौ का उपयोग करता हूँ खाने में। मिलेट्स 2023 ये वर्ष उन किसान भाइयों के लिए कैसे आप देखते हैं, कैसे मौजूदा सरकार इसे देख रही है? पूरे दुनिया में जैव विविधता का विषय एक बड़ा विषय है और उसके कारण हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं, उनकी जो उर्वरा क्षमता है, जो शक्ति है, हमारी स्थानीय वनस्पतियां हैं, उसके साथ साथ जो मोटा अनाज और मिलेट है जो हमारे स्वाभाविक खाने पीने में था, उसके महत्व को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समझा है। और सरकार के द्वारा तो कई फसलों के अब MSP भी घोषित किए गए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि मिलेट की कृषि को बढ़ावा हो, हमारी कृषि में एक तरह की विभिन्नता के साथ कृषि का उपयुक्त रूप से बनाया जाए, रुचिकर बनाया जाए। और इनकी आवश्यकता इसलिए भी है कि दैनंदिन भोजन में इनका जो पौष्टिक तत्व है वो सबके खाने के लिए भी अच्छा है। और ये अच्छा कदम है। यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन ने इसको अगर मिलेट वर्ष घोषित किया है तो हमको उसके लिए कार्य करना चाहिए और इनको लोकप्रिय बनाना चाहिए। और मैंने तो अपने भोजन की डिशेज में भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। मेरे को लगता है कि लाभकारी भी है, पाचक भी है। क्यों जरूरत पड़ी मिलेट्स पर इतना ध्यान देने की? धीरे धीरे जो है ये हमारे भोजन की थाली में से गायब हुआ। पर इधर कर्नाटक वगैरह में रागी खाया ही जाता है, जौ खाया ही जाता है, बाजरा खाया ही जाता है। लेकिन हाँ, अब हमारे आधुनिक खान पान भोजन में कमी हुई है, तो हमारा खान पान भोजन पौष्टिकता के अनुकूल होना चाहिए। इसको लोग मानने लगे हैं, अब सब लोग मानने लगे हैं, दुनिया के स्तर पे मानने लगे, इसलिए इसको अपनाया जाने लगा। जी, पर्यावरण मिनिस्टर को आप सुन रहे थे। भोजन कहीं ना कहीं जो है वो आपका बहुत बेहतर होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। वो भोजन जो आपकी थाली से धीरे धीरे गायब हो गया था, उसे वापस लाने का समय है और ये मौजूदा सरकार कर रही है। उन किसान भाइयों के लिए जो ज्यादा से ज्यादा मोटा अनाज लगाते हैं, उनके दिमाग में एक वहम था कि अब मोटा अनाज कम खरीदा जाता है तो क्यों ना हम ही बदल जाए। तो उस समय के दौरान मौजूदा सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि मौजूदा सरकार ने ये कहा कि मोटा अनाज ज्यादा से ज्यादा लगाए, ना कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में, उसे हमें विदेशों तक भी लेकर जाना है। नमस्कार। किसान भाई बहनों, इसी के साथ जानकारी ने आपको कि कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान, भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे प्रोजेक्ट को लगाना संभव हुआ। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने
सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बात होगी ई-नाम ऐप की। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप देश की लिस्टेड मंडियों का हाल जान सकते हैं। अलग अलग मंडियों में अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव के स्तर पर बने हुए हैं। की जानकारी आप अपने मोबाइल फोन के जरिए हासिल कर सकते हैं। किस तरह से आपको करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की धारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई है सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। साथ ही बता दें आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krushidarshan@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसके साथ भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।